अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन किराम, इमरान खान के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक बड़े इम्तिहान के अंदर आ गई है। अब देखना यह है कि मुल्क का सबसे बड़ा इंसाफ का अदारा इमरान खान के केसेस में सबूतों को देखेगा या नहीं देखेगा। दूसरी जानब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जानब से एक अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तहरीक इंसाफ के सीनियर तरीन रहनुमा असद कैसर की जानब से एक अहम तरीन मामले पर पूरी पाकिस्तानी कौम से माफी मांगी गई है और यह कहा गया है कि हम दोबारा कभी भी इस तरह का कोई काम नहीं करेंगे। पुर्तगाल के बाद एक और मुल्क का नाम सामने आ गया है। पहले यह पता चला था, ख्वाजा आसफ साहब ने ट्वीट किया था कि पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी में से ज्यादातर लोगों ने पुर्तगाल के अंदर इन्वेस्टमेंट की है, जायदादें खरीदी हैं और वहां की सिटीजनशिप हासिल करना चाहते हैं। अब एक और मुल्क का नाम सामने आ गया है, वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। इमरान खान के ऊपर एक बंदे ने बहुत बड़ा इल्जाम लगाया जी, उस इल्जाम की क्या हकीकत है और फिर उसको आगे से किस किस ने जवाब दिया है, इसके ऊपर भी बात करते हैं। और कल के व्लॉग में मैंने आप लोगों से एक गुजारिश की थी कि आप लोगों ने कमेंट करके बताना है कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मकबूल सियासी जमात कौन सी है, क्योंकि नून लीग के जो रहनुमा है सेनेटर अफानुल्लाह, उन्होंने दावा किया था कि नून लीग मकबूल तरीन जमात है। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने बहुत बड़ी तादाद के अंदर पार्टिसिपेट किया और हमने इस हवाले से एक छोटा सा सर्वे भी करवाया, उसका नतीजा भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ये इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। तो सबसे पहले नंबर पे मैं आपको यह बता दूं कि आप लोगों में से, अवाम में से जिसने अपनी राय का इजहार किया, ज्यादातर लोगों ने 90% से ज्यादा लोगों ने यह कहा कि पाकिस्तान की जो सबसे ज्यादा मकबूल तरीन जमात इस वक्त है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। हमने इस हवाले से जो सर्वे करवाया वो भी आपके सामने रखता हूं। सर्वे के अंदर हमने यह सवाल पूछा कि नून लीग के सेनेटर अफानुल्लाह के मुताबिक नून लीग पाकिस्तान की सबसे मकबूल जमात है, आपके ख्याल में पाकिस्तान की सबसे मकबूल जमात कौन सी है? 3 ऑप्शन थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। आप लोगों ने माशाल्लाह बहुत बड़ी तादाद में पार्टिसिपेट किया है। 70,000 लोगों ने इस सर्वे के अंदर शिरकत की है, वोट किया आप लोगों ने। और सबसे पहले नंबर पे 97% के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, दूसरे नंबर पे 2% के साथ माशाल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, और क्या ही बात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 1% के साथ वो तीसरे नंबर पर। यानी कि पाकिस्तान में आप किसी भी जगह पर चले जाएं, इस सर्वे के मुताबिक जो हमने करवाया है, 100 लोगों को आप एक जगह पर खड़ा करें और उनसे सवाल पूछें जी मकबूल तरीन जमात कौन सी है, एक बंदा कहेगा पीपल्स पार्टी, 2 बंदे कहेंगे नून लीग और 97 बंदे कहेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो मेरा ख्याल है कि अफानुल्लाह साहब को अगर कोई गलतफहमी थी तो उनकी गलतफहमी इस सर्वे के बाद दूर हो जानी चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर जो मकबूल तरीन सियासी जमात है वो कौन सी है। अब आगे आ जाए जी, मैंने कल के व्लॉग के अंदर भी आपको बताया था कि 12 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर इमरान खान और चीफ जस्टिस का आमना सामना होना है। आमना सामना इस सेंस में कि इमरान खान के केसेस वहां पर लगने हैं। 9 मई के हवाले से जो निचली अदालत थी उसने इमरान खान की जमानतों को मुस्तरद किया, लाहौर हाई कोर्ट ने भी मुस्तरद किया। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर पहुंच चुका है। अब वहां पर जो चीफ जस्टिस है उनको चाहिए कि जरा हिम्मत करें और इमरान खान को अपने सामने खड़ा करें, आमना सामना हो और पूछे इमरान खान से कि भाई आपके ऊपर ये इल्जामात लगाए जा रहे हैं, तो क्या आप इन इल्जामात को मानते हैं या आप रद्द करते हैं? तो 3 रुकनी बेंच है, सरबराही चीफ जस्टिस साहब खुद करेंगे। अब जो इमरान खान की 9 मई के मुकदमों में पहले जमानतें मुस्तरद की गई हैं, उसमें जो सबूत दिए गए हैं वो बड़े अजीबोगरीब है। सबूत यह दिया गया कि इमरान खान की टेबल के नीचे घुस के किसी ने साजिश सुन ली है, पर्दे के पीछे खड़े होकर एक पुलिस वाले ने साजिश सुन ली है, यह सबूत दिए गए। और यह भी कहा गया फैसले के अंदर कि इमरान खान साहब ये जो बयान देते हैं कि भाई 9 मई को मैं तो जेल के अंदर था, यह नाकाफी है, इसकी बिना पर इमरान खान को जमानत नहीं दी जा सकती। तो अब मुल्क का जो सबसे बड़ा इंसाफ का अदारा है वहां पर यह मामला पहुंच चुका है। अब देखते हैं कि जनाब मोहतरम इज्जत माब चीफ जस्टिस साहब इसके ऊपर क्या कहते हैं, क्या रिमार्क्स देते हैं और फाइनली इसका फैसला क्या आएगा। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जानिब से आज अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। महमूद खान अचकज़ई, असद कैसर, मोहम्मद जुबैर, मुस्तफ़ा नवाज खोखर, इसके अलावा दूसरे जो लोग थे वो भी बैठे हुए थे, उन्होंने बातें की हैं। महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज, जब मैं इनसे जेल में मिलने के लिए गया तो वहां पर नवाज शरीफ से काफी लोग मिलने के लिए आते थे जुलूस बना के। उन्होंने कहा कि वहां पर तो एक समझ लें कि एक छोटा सा जलसा हो जाता था, और इस वक्त का जो हवालदार स्पीकर है अयाज सादक साहब, ये भी नवाज शरीफ से जेल में मिलने के लिए जाया करते थे। मोहम्मद जुबैर ने एक बड़ी अहम बात की, उन्होंने कहा जी जिस वक्त इमरान खान की हुकूमत गिरी तो उसके बाद एक नैरेटिव बनाया गया, एक बयानिया बनाया गया कि अगर इमरान खान की हुकूमत ना गिरती तो मुल्क जो है वो डिफॉल्ट कर जाता, मुल्क का दिवालिया निकल जाता। तो मोहम्मद जुबैर ने कहा कि जिस वक्त वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ उस वक्त स्टेट बैंक के पास $15 बिलियन थे। उन्होंने कहा कि यह बयानिया बनाया गया जी दिवालिया हो जाना था, यह बिल्कुल झूठ बात है। उन्होंने कहा कि इन्होंने बयानिया बनाया कि हमने रियासत को बचाया है। उन्होंने कहा जी इन्होंने रियासत को नहीं बल्कि इन्होंने अपने आप को बचाया है, अपने इक़्तिदार को बचाया है, और इस वजह से इन्होंने इमरान खान की हुकूमत को गिराया था। और बयानियों तो खैर बहुत से बनाए गए थे कि जी इमरान खान अगर रहा तो पाकिस्तान दुनिया में तनहा हो जाएगा। हालांकि इमरान खान के दौरे हुकूमत में आखिरी 1-2 महीने आप देख लें, इमरान खान ने मुस्लिम उम्मा को तकरीबन 2 या 3 मरतबा पाकिस्तान के अंदर इकट्ठा किया था। वज़ीर ख़ारजा के इजलास हुए थे, OIC का इजलास हुआ था,
جس کے بارے میں بلاول بھٹو صاحب نے دھمکی دی تھی کہ دیکھتے ہیں ہم یہ اجلاس کیسے ہوتا ہے, اور پھر بعد میں وہ اجلاس ہو گیا تھا. آگے آ جائیں. محمود خان اچکزئی نے بڑی اہم بات کی. انہوں نے کہا جی ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان کی عوام کو منظم کیا جائے. انہوں نے کہا کہ اس غیر آئینی حکومت کے خلاف جو پاکستان کی عوام پر مسلط ہے, پاکستان کے ہر مکتبہ فکر سے درخواست ہے کہ ہمارے ساتھ متحد ہو جائیں. انہوں نے اشارتاً بات کر دی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پھر جو ہے وہ پاکستانی قوم کو ہم باہر نکالیں, اور جو شاہراہیں ہیں, موٹر ویز ہیں, ہائی ویز ہیں, ان کو ہم جو ہے وہ بند کر دیں. اسد کیسر صاحب نے ایک اہم ترین معاملے پر آج پاکستانی قوم سے معافی مانگی ہے, اور معافی مانگی ہے انہوں نے پاکستان کے جو ایکس آرمی چیف تھے جنرل ریٹائرڈ باجوہ صاحب, ان کو ایکسٹینشن دینے کے حوالے سے. انہوں نے کہا جی جنرل باجوہ کو ہم نے ایکسٹینشن دی, اس پر ہم پوری قوم سے معافی مانگتے ہیں کہ جنرل باجوہ کو توسیع دینا ایک تاریخی طور پر غلط فیصلہ تھا. تو ساتھ ہی محمود خان اچکزئی بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا جی ہم کسی بھی ادارے کے اندر کسی بھی ایکسٹینشن کے خلاف ہیں اور آئندہ کسی ایکسٹینشن کو سپورٹ نہیں کریں گے. تو یہ آج کی ایک اہم ترین اور بڑی خبر ہے. علامہ راجہ ناصر عباس نے ایک بڑی اہم بات کی, ایک بڑا انکشاف کر دیا. پہلے آپ کو پتا ہے کہ خواجہ آصف صاحب نے پرتگال کا ذکر کیا کہ پرتگال کے اندر پاکستان کی بیوروکریسی جا رہی ہے اور وہاں پر جا کر یہ پراپرٹیز خرید رہے ہیں اور وہاں کی جو سٹیزن شپ ہے وہ بھی یہ لینا چاہتے ہیں, وہاں کے نیشنل بننا چاہتے ہیں. تو علامہ راجہ ناصر عباس نے آج یہ کہا ہے, انہوں نے کہا جی میں نے سنا ہے کہ بہت سے لوگ سنگیال بھی جا رہے ہیں, سنگیال میں بھی پراپرٹیز خریدی جا رہی ہیں. تو یہ آج ایک بڑا انکشاف ہوا ہے. آگے آج مزید محمد زبیر, انہوں نے ایک بڑی اہم بات کی. انہوں نے کہا جی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمیں وائٹ ہاؤس بلا لیا جائے تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. اب یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, اس کے اوپر 2-3 باتیں اور بھی ہوئی ہیں, وہ بھی میں آپ کو سامنے رکھتا ہوں. اس وقت ہمارے جو فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر ہے وہ امریکہ کے اندر موجود ہیں, ان کی وہاں پر اہم ترین ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں. اب امریکہ کے اہم ترین فوجی افسر ہیں جو ریٹائرڈ ہو رہے ہیں, تو ان کی جو فیئر ویل پارٹی ہے اس کے اندر انہوں نے شرکت کی ہے, یعنی کہ وہ ایک تقریب ہوتی ہے اس کے اندر شرکت کی ہے. تو اس حوالے سے زبیر عمر نے اشارتاً بات کی ہے. انہوں نے کہا جی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وائٹ ہاؤس اگر ہمیں بلا لیا گیا تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. انہوں نے کہا جی 1960 میں ایوب خان کو ریڈ کارپٹ ویلکم ملا, مشرف کو صدر بش بار بار بلایا کرتے تھے. انہوں نے کہا کہ کیا ہم خوشحال ہو گئے؟ انہوں نے کہا کہ 40% بچے اسٹینڈرڈ گروتھ کا شکار ہیں, 2.5 کروڑ بچے سکول نہیں جا سکتے. یہ بات انہوں نے کی ہے. اس کے علاوہ اہم ترین بات کی ہے ندیم خالد لودھی صاحب نے, ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل ہے, انہوں نے بڑی اہم بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ ایک بات اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جس سے بھی ملے ہیں انہوں نے اپنا فائدہ ہی دیکھا. جو بھی ڈونلڈ ٹرمپ سے ملا ہے لے کر کچھ نہیں آیا, کچھ نہ کچھ ان کو دے کر ہی آیا ہے, کمٹمنٹ کر کے ان کے ساتھ آیا. انہوں نے کہا جی ہمیں اس وقت 2 باتوں کی فکر کرنی چاہیے. سب سے پہلی بات یہ کہ اگر ہم امریکہ کو پاکستان کے اندر ایکسس دیتے ہیں کہ امریکہ پاکستان آئے اور پاکستان کے سمندروں میں آ کر آف شور ڈرلنگ کرتا ہے پیٹرول کے لیے, تو کیا ہماری گوادر پورٹ چل پائے گی جس کی ساری سیٹلمنٹ ہم نے چائنا کے ساتھ کی ہوئی ہے. دوسرا انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے ریئر ارتھ منرل کے ٹھیکے جو ہیں وہ امریکی کمپنیوں کو دے دیے تو کیا ہمارا سی پیک اور جو باقی سیکورٹی معاملات ہیں کیا وہ چل پائیں گے. انہوں نے کہا کہ آپ صرف یہ دیکھیں کہ ہم نے 20 سال امریکہ کا ساتھ دیا ہے, تو کیا ان 20 سالوں میں ہماری غربت کم ہوئی ہے یا بڑھی ہے؟ ہمارے ملک کے اندر جو سیکورٹی کے معاملات ہیں وہ ٹھیک ہوئے ہیں یا خراب ہوئے ہیں؟ ہمارے ملک کے اندر جو دہشت گردی ہے وہ کم ہوئی یا بڑھی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمیں تھوڑا سوچنا چاہیے کہ ہم نے آگے کس طریقے سے چلنا ہے. آگے آ جائیں جی. ماشاءاللہ پہلے شوگر کا اسکینڈل آیا تھا اربوں روپے کا, پھر وہ 450 ارب روپے کا بھی ایک اسکینڈل آ گیا تھا ایک وزارت کے اندر. اس کے بعد اب ماشاءاللہ 2050 ارب روپے کا ایک اسکینڈل آیا ہے کہ جی پیٹرولیم کے شعبے کے اندر یہ سنگین قسم کی بے ضابطیاں ہوئی ہیں. ایک تو لفظ ماشاءاللہ چینج ہو گیا, کرپشن کا لفظ تبدیل کر کے بے ضابطیاں کر دیا. پہلے کرپشن ہوتا تھا, بے ضابطیاں ہوئی ہیں, تاکہ بعد میں جب مٹی مٹی ڈل جائے, ڈیل شیل ہو جائے تو معاملہ سارا کھلی بلی ہو جائے. تو یہ آپ دیکھ لیں کہ ماشاءاللہ کیا سے کیا ہو رہا ہے. منصور علی خان نے ایک بڑی اہم بات کی ہے جی یاسر رشید کے شو میں. انہوں نے کہا جی خواجہ آصف کا استعفیٰ یا ان سے وزارت کا واپس لیا جانا اگر یہ ہو گیا تو یہ کسی بڑے جھٹکے سے کم نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ خواجہ آصف نے کھل کر اس نظام کو ہائبرڈ نظام کہا جسے اکثر مقتدر حلقے سخت ناپسند کرتے ہیں. انہوں نے کہا جی اگر یہ ایک ریئلٹی چیک ہے, اگرچہ یہ ایک ریئلٹی چیک ہے, لیکن اس کے باوجود خواجہ آصف کو اس کے نتائج بھگتنا پڑ سکتے ہیں جو باتیں انہوں نے کی ہیں. انصار عباسی نے ایک بڑی اہم بات کی. انہوں نے کہا جی وزیر اعلیٰ پنجاب کے قریبی ذریعے کا کہنا تھا کہ کچھ لوگوں کے لیے سیاسی لحاظ سے یہ صورتحال مشکل ہو سکتی ہے, لیکن وزیر اعلیٰ پنجاب یہ واضح کر چکی ہیں کہ وہ سمجھوتا کرنے کی بجائے استعفیٰ دینا پسند کریں گی, کہ مریم نواز کسی قسم کا سمجھوتا کوئی نہیں کریں گی. تو اس کے اوپر عالیہ حمزہ نے کہا کہ ہاری ہوئی سیٹ پر وزارت اعلیٰ لینے سے بڑا اور کون سا سمجھوتا ہو سکتا ہے, کہ یہ آپ جو سیٹ آپ ہار گئی ہیں اس کے اوپر آپ نے وزارت اعلیٰ قبول کر لیا, اس سے بڑا سمجھوتا اور کون سا ہو سکتا ہے. یہ ڈاکٹر عالیہ حمزہ نے جواب دیا. آگے آ جائیں جی. انیکا نثار کے شو میں نعیم حیدر پنجھوتا کے سامنے ذکر ہوا کہ سننے میں آ رہا ہے کہ محسن نقوی صاحب وزیر اعظم بننے کے لیے جا رہے ہیں, وہ وزیر اعظم بنیں گے. تو نعیم حیدر پنجھوتا نے کہا کہ جو نگران وزیر اعلیٰ بنا سکتے ہیں, جو چیئرمین پی سی بی بنا سکتے ہیں, جو وزیر داخلہ بنا سکتے ہیں, وہ کچھ بھی بنا سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ کیونکہ یہاں پر کون سی اخلاقیات ہیں. انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کو صرف عمران خان کی تصویر دکھائی جاتی ہے اور ڈرایا جاتا ہے کہ سب کام کرو ورنہ آ جائے گا عمران خان. انہوں نے کہا کہ اور پھر سارا کچھ جو ہے وہ سیدھا ہو جاتا ہے. آگے آ جائیں جی. فیاض الحسن چوہان پاکستان تحریک انصاف کے سابق رہنما ہیں. انہوں نے عمران خان کے اوپر ایک بہت بڑا الزام لگایا.
انہوں نے کہا جی जिस वक्त करतारपुर राहदारी का इफ्तिताह हुआ तो सिखों ने इमरान खान को सोने का एक लोटा गिफ्ट किया। तो इमरान खान ने सोने का वो लोटा रावलपिंडी के सराफा बाजार में बेचा और उसी तरह का एक और लोटा जिसके ऊपर सोने का कवर चढ़ाया और वो तोशाखाना के अंदर जमा करवा दिया, और दूसरा जो सोने का लोटा है वो उन्होंने अपने पास रख लिया। और बड़े जज्बाती अंदाज के अंदर उन्होंने कहा कि इमरान खान जो है ये लालची शख्स है, ये हरीस शख्स है, ये करप्ट है, इसने करप्शन की है। अब जरा आगे आ जाए, फयाजुल हसन चौहान साहब के इस दावे की हकीकत कितनी है वो भी आपके सामने रख देता हूं। महेंद्र पाल सिंह उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने कहा जी झूठों पर अल्लाह की लानत, ये पाकिस्तान के सिख रहनुमा है, सियासी रहनुमा है। उन्होंने कहा कि मैं उस वक्त जब ये करतारपुर राहदारी का इफ्तिताह हुआ था, उन्होंने कहा जी मैं उस वक्त करतारपुर राहदारी का स्पोक पर्सन था, मजहबी सियासत की कमेटी का सिख मेंबर था। उन्होंने कहा कि मतरोका वक्फ अमलाक बोर्ड के मेंबर भी था। उन्होंने कहा कि सिखों ने ऐसा कोई लोटा नहीं दिया। उन्होंने कहा कि बाकी जो पार्टी में लोटे थे वो आज अपनी असल औकात जरूर दिखा रहे हैं। एक और गवाही भी है, हरमीत सिंह सीनियर जर्नलिस्ट है पाकिस्तान के, और ये भी सिख मजहब से इनका भी ताल्लुक है। वो कहते हैं कि फयाजुल हसन चौहान का दावा गलत है। उन्होंने कहा जी करतारपुर साहब राहदारी की इफ्तिताही तकरीब में मैं स्टेज के ऊपर मौजूद था और इसके तमाम इंतजामात मामलात पर मेरी गहरी नजर थी। मेरे खानदान का भी करतारपुर साहब गुरुद्वारे से गहरा तल्लक है। सोने का लोटा देने के हवाले से ये जो दावा किया गया है ये झूठा दावा है और बदनीयती के ऊपर मबनी है। अब एक चीज मैं आपको यहां पर बता दूं, इमरान खान पाकिस्तान का एक ऐसा सियासतदान है, एक ऐसा सियासतदान है जिसके बारे में अगर आप इमरान खान के दुश्मनों को भी कहेंगे ना कि इमरान खान करप्शन करता है तो वो कहेंगे यार कोई और बात करो, ये करप्शन वाली कहानी सही नहीं। और दुनिया इमरान खान के बारे में यह गवाही देती है कि इमरान खान करप्ट नहीं हो सकता। क्यों? करप्ट वो बंदा होता है जिसकी कोई ना कोई कीमत हो, कि बिक जाए किसी ना किसी पॉइंट के ऊपर आकर। और इमरान खान खुद भी वाज़ेह तौर पर कहते हैं, और इमरान खान के किरदार की गवाही कई लोग दुनिया के अंदर देते हैं कि इमरान खान के ज़मीर की किसी किस्म की कोई कीमत नहीं है, इमरान खान को नहीं खरीदा जा सकता। हामिद मीर साहब ने एक बड़ा इंकशाफ किया जी। उन्होंने कहा कि एक शख्स जो मलक रियाज और शहबाज शरीफ इन दोनों के काफी करीब था, उन्होंने कहा कि उस शख्स ने मुझे बताया कि जब मलक रियाज साहब को कहा गया कि आप वादा माफ गवाह बनने पर मजबूर किया गया, तो मलक रियाज साहब ने आगे से कहा कि मैं बहुत से राज अफशा कर दूंगा। उन्होंने कहा कि इससे यह तासर लिया गया कि एस्टेब्लिशमेंट के राज मलक रियाज साहब के पास है, इस वजह से मलक रियाज साहब के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। मजीद उन्होंने कहा कि मलक रियाज अब यूएई के शहरी बन चुके हैं। पाकिस्तान के अदारों ने बड़ी कोशिश की कि उनको पाकिस्तान लाया जाए, लेकिन अब मलक रियाज ने यूएई की सिटीजनशिप हासिल कर ली है, इसलिए उनको पाकिस्तान में लाना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि मलक रियाज साहब ने यह जरूर कहा कि अगर पाकिस्तान के अंदर मेरे ऊपर कुछ ड्यूज हैं तो वो मैं देने के लिए तैयार, यह बात उन्होंने की है। आगे आ जाए जी, शेर अफजल खान मरवत के हवाले से बैरिस्टर उमैर नियाजी साहब ने एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा जी शेर अफजल खान मरवत की वापसी का कोई फैसला नहीं हुआ। शेर अफजल मरवत को औरतों पर तनकीद से ग्रेस करना चाहिए, यह पठानों की रवायात के भी खिलाफ है। यह बड़ी इंपॉर्टेंट बात। शेर अफजल खान मरवत जो है वो केपीके से पठान है, तो पठान तो वैसे बड़े गैरतमंद होते हैं, वो कभी भी औरतों के बारे में इस तरह की फजूलियात कभी ऐसी बात नहीं करते। और फिर अपना लीडर जिसको इमरान खान कहते हैं मेरा लीडर है, उसकी फैमिली के बारे में इल्जामात और अजीबोगरीब किस्म की बातें करना, जी अलीमा खान एस्टेब्लिशमेंट का प्रोजेक्ट है, ये वो दिस एंड दैट। और शेर अफजल खान मरवत की एक लाइव शो के अंदर भी अच्छी खासी इज्जत अफजाई हुई है। वो एक लाइव शो में बैठे हुए थे नसीम जहरा के साथ और कहते हैं जी अलीमा खान ने मुझे गालियां दी। तो आगे से नसीम जहरा ने कहा कि अलीमा खान मेरे साथ स्कूल के अंदर पढ़ती थी। उन्होंने कहा कि गालियां देना उनका शेवा नहीं है, मुझे नहीं पता कि आप किसकी बात कर रहे हैं, किस अलीमा खान की बात कर रहे हैं कि आपको गालियां देती है। ये नसीम जहरा ने बात की। मरियम नवाज साहबा ने एक बयान दिया है कि गंदम के काश्तकार को हम अकेला नहीं छोड़ेंगे, किसानों को हम अकेला नहीं छोड़ेंगे। तो एक साफी है फहीम अख्तर मलक, उन्होंने एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा जी ये जो बात है ये आज का एक लतीफा है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं कि गंदम के काश्तकारों को अकेला नहीं छोड़ेंगे, पंजाब में किसानों का क्या हशर हुआ बेचारे किसान ही जानते हैं। उन्होंने कहा कि किसान किस हाल में है इनकी खबर तक नहीं चलती। और अब मरियम नवाज साहबा का यह बयान किसानों के जख्मों पर मजीद नमक छिड़कने के मुतरादिफ है। वैसे जो हमारे गांव और देहातों के अंदर लोग रहते हैं, बहुत बड़ी तादाद है गांव और देहातों के अंदर जो हमारी चैनल्स की वीडियोस को देखते हैं, और आप लोगों की मोहब्बत मुझ तक पहुंचती रहती है, आप लोगों के कमेंट्स भी मैं पढ़ता हूं, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग जरा पूछे ना अपने गांव के अंदर देहात के अंदर जो लोग जिनकी जमीनें हैं, जिनकी ज्यादा जमीनें हैं, मरबों के हिसाब से जमीनें हैं, या 15-15, 20-20 एकड़ जिनकी जमीनें हैं, जो गंदम काश करते हैं, जो चावल की फसल काश करते हैं, जरा पूछे उनसे। जो गन्ना काश करते हैं जरा उनसे पूछे कि आपके ऊपर क्या बीती है। जो गन्ने वाले मिलों को जाकर गन्ना बेचते हैं, जरा पूछे कि कितने कितने महीनों बाद भी आपके पैसे क्लियर नहीं होते। आपको अंदाजा होगा कि इस हुकूमत में ये जो पिछले 3 साल से पीडीएम 1 और पीडीएम 2 चल रही है, इस हुकूमत में किसान के साथ क्या किया गया है। अभी तक इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।